जी हाँ, नमस्कार। पीएसपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। पूर्व की कक्षाओं में हमने अध्ययन किया था गिजुभाई वाघेला एवं डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में। आज पुनः वापस एक ऐसे शिक्षाविद के बारे में अध्ययन कर रहे हैं जिन्हें भारत सरकार द्वारा नोबेल पुरस्कार प्राप्त है। विश्व में सबसे बड़ी संस्था के द्वारा नोबेल पुरस्कार प्राप्त है और शिक्षा के ऊपर उन्होंने जितना कार्य किया है इतना शायद ही किसी विद्वान ने कार्य किया होगा, जिनका परिचय हम देने जा रहे हैं आज। वह विद्वान है रविंद्रनाथ टैगोर। और दर्शन की बात करें, जहाँ राधाकृष्णन के बाद में अगर दर्शन के ऊपर रविंद्रनाथ टैगोर ने ही सर्वाधिक अपना कार्य किया है, तो आज हम अध्ययन कर रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर। सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन परिचय की बात करते हैं हम। तो जीवन परिचय में टैगोर का जन्म जो हुआ है वह 6 मई 1861 में कलकत्ता में हुआ था। 1861 में कलकत्ता। इनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर प्रसिद्ध समाज सुधारक, विद्वान एवं संगीत एवं संस्कृति के प्रेमी थे एवं धार्मिक व्यक्ति थे। बालक टैगोर का प्रभाव उनके पिता पर बहुत अत्यधिक रूप से पड़ा। प्रारंभिक शिक्षा में उन्होंने क्रमशः ओरिएंटल सेमिनारी, नॉर्मल स्कूल बंगाल एकेडमी तथा सेंट जेवियर स्कूल में अध्ययन किया, लेकिन विद्यालयों में इनका मन नहीं लगा। उन्होंने स्कूल का कृत्रिम बंधनकारी वातावरण, निष्क्रिय शिक्षण पसंद नहीं आया। वह स्कूल के वातावरण से काफ़ी नाखुश थे। उन्होंने बंगाल एकेडमी विषय के बारे में लिखा, जहाँ घर के समान कुछ न मिला, वरना वह बड़े बक्से के समान था। उन्होंने बंगाल स्कूल को एक बक्से के समान बताया था। डॉक्टर रविंद्रनाथ ने कहा कि अनेक खाने थे उस बक्से में और अलग अलग कक्षा का वर्णन उन्होंने इसमें किया था। सेंट जेवियर स्कूल के वातावरण के विषय में उन्होंने बताया था कि वह भेदोत्पादक जेल एवं अस्पताल का वातावरण का प्रतिफल बताया था। उन्होंने सेंट जेवियर स्कूल को एक जेल की संज्ञा दी थी और अस्पताल की संज्ञा दी थी, और उनका आसपास का जीवन जो सौंदर्य वातावरण से काफ़ी दूर दूर तक रिश्ता नहीं था। 16 वर्ष की अवस्था तक टैगोर अस्त व्यस्त रूप से घर में ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने लगे। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा इन स्कूल में ज़रूर की, परंतु उनका मन घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने में था और घर पर रहकर शिक्षा प्राप्त की। सब सन 1870 में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो इंग्लैंड गए। वहाँ उनको संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई तो 1880 में वापस आ गए। यानी कि 3 वर्ष तक ही वह इंग्लैंड में रहे और वापस अपने देश भारत में लौट आए। जब वह स्वदेश लौटने के बाद टैगोर ने सामाजिक, जातीय और राजनीतिक भावनाओं से विपरीत होकर अपना लेखन कार्य प्रारंभ किया। लिखने में उनकी रुचि बचपन से ही थी। प्रारंभ में उन्होंने बंगाली पत्रिकाओं, साधना, भारती आदि लिखते रहे, परंतु उनका व्यक्तित्व एक अलग ही प्रकट होने लगा और उपन्यास, कहानी, नाटक, कविता के रूप में अनेक रूप से उन्हें बंगाल साहित्य को प्रदान किए। 1905 में उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश किया और राष्ट्रभक्ति से पूर्ण गीतों की रचना की। एक संगीत प्रेमी और गीतकार भी थे और राष्ट्रीय गीतों की रचना उन्होंने की।
मूल रूप से उन्होंने बंगाली भाषा में अपने साहित्य का सृजन किया, फिर धीरे धीरे वो उनका अनुवाद उन्होंने हिंदी भाषा में किया। इनका स्वतंत्र और प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा प्रदान करने के लिए 1901 में बोलपुर नामक स्थान पर उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की। उन्होंने 1901 में बोलपुर में शांति निकेतन की स्थापना की। शांति निकेतन की स्थापना तथा शांति निकेतन में रहकर टैगोर ने ख्याति प्राप्त गीतांजलि की रचना की। एक बहुत बड़ा अच्छा ग्रंथ है जिसका नाम है गीतांजलि। गीतांजलि की रचना भी उन्होंने शांति निकेतन में रहकर ही गीतांजलि की रचना था। उसी गीतांजलि रचना पर 1912 में उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। साहित्य क्षेत्र का विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार अगर किसी को मिला है तो वह नोबेल शांति पुरस्कार था, वह रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला। कब मिला? 1912 में। तथा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने का सम्मान के बाद वह पहले से भारतीय थे जिन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। अनेक पुस्तकों की रचना करके दुनिया के विभिन्न देशों में भ्रमण करके वो विभिन्न विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देकर अपनी ख्याति का परिचय दिया। ब्रिटिश सरकार ने उनको नाइट की उपाधि से किया। ब्रिटिश सरकार ने उनको नाइट की उपाधि प्रदान की थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय ने भी उनको डिलीट की उपाधि प्रदान की तथा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने भी उनको डिलीट की उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्रपिता ने उनको गुरुदेव उपाधि दी। गुरुदेव की उपाधि उनको राष्ट्रपिता ने दी थी। गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी राष्ट्रपिता ने। तथा 7 अगस्त 1941 को भारतमाला की इस अमर सपूत चिंतक, दार्शनिक, कवि, कलाकार एवं शिक्षा शास्त्री का देहांत हो गया। 7 अगस्त 1941 स्वर्गवास हो गया, जो हमारे बीच किसी महान सपूत नहीं रहे। टैगोर अपने जीवन काल में अनेकों ग्रंथों की रचना की। शिक्षा, संगीत, कला, साहित्य के क्षेत्र में उनका अद्वितीय योगदान भारत कभी नहीं चाहकर भी अपनी समृद्धि पटल से नहीं भुला सकता और चाहकर भी नहीं भूल सकता। इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य शांति निकेतन की स्थापना करना था, जहां पर उन्होंने सरस्वती का पावन मंदिर और एक स्मारक बनाया था। उनके विचारों में मूर्तिमान प्रतीक था। अरस्तु, टैगोर, कवि देशभक्त, शिक्षा शास्त्री, समाज सुधारक आदि अनेक विद्वान उनके साथ में कार्य किए। उनका व्यक्तित्व अनेक गुणों से परिपूर्ण था तथा भारत के बौद्धिक, कलात्मक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक, राजनीतिक आदि विभिन्न क्षेत्रों में उनका अपना लोहा मनवाया। वस्तुतः महान विलक्षण प्रतिभा थी जो भारत के लिए एक वरदान साबित हुई। शिक्षा के क्षेत्र में उनके उद्देश्यों की बात करें तो जितना शिक्षा के क्षेत्र में टैगोर का योगदान रहा है, इतना शायद किसी विद्वान का रहा होगा। शिक्षा के उद्देश्य में गुरुदेव का बड़ा ही व्यापक दृष्टिकोण रहा है। उनका अगर शारीरिक विकास की बात करें तो गुरुदेव शारीरिक विकास पर सदैव रूप से बल देते थे और बच्चों को प्रकृति एवं सुरम्य वातावरण का विश्वास करते थे। उन्होंने कहा कि वातावरण ऐसा हो जिसे पेड़ पर चढ़ने दिया जाए, तालाबों में डुबकियां लगाई जाए
और प्रकृति के साथ साथ नाना प्रकार की शरारत की जाए जिससे बालक का शारीरिक विकास होगा। उन्होंने सदैव ही बालक के शारीरिक विकास की ओर ध्यान दिया है। बौद्धिक विकास की बात करते हैं हम यहाँ तो गुरुदेव के अनुसार बौद्धिक विकास का अर्थ कुछ विषयों का ज्ञान नहीं था, अपितु मानसिक शक्तियों का विकास करना था, मनुष्य में विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर सके। उनके अनुसार उपयोगी अनुपयोगी तथ्य अलग नहीं है, सभी एक हैं और जीवन में भौतिक सुखमय बनाना होता है, आध्यात्मिक परिपूर्ण साधे होना चाहिए और वास्तविक जीवन ही वास्तविक संपूर्ण क्रियाओं में होना चाहिए, यानी कि बौद्धिक क्रियाएं भी जीवन का एक अंग माना था। जहाँ गुरुदेव की बात करते हैं तो नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास की, तो गुरुदेव ने एक आदर्शवादी व्यक्ति थे, अतः नैतिक विकासों और आदर्शवादी मूल्यों पर उन्होंने अनेक बार चर्चा की और शिक्षा के द्वारा ही इस नैतिक एवं आध्यात्मिक गुणों का विकास होता है, ऐसा गुरुदेव का मानना था। उनकी शिक्षा द्वारा प्राप्ति संभव है। उनकी प्रेरित गुरुदेव ने आंतरिक शक्ति और बाह्य शक्ति दोनों का विकास शिक्षा के द्वारा हो सकता है, ऐसा गुरुदेव का मानना था। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यानी व्यक्तित्व विकास के लिए गुरुदेव ने सदैव मनुष्य को अपने अंतर्निहित शक्ति को जगाने की प्रेरणा की विशेष रूप से बल दिया था। उनके अनुसार बच्चे में व्यक्तिगत विशेषताएं और क्षमताओं का पता लगाना अध्यापक का प्रमुख कर्तव्य था और यह पहला कार्य था कि उसको उस कार्य के लिए प्रेरणा दे, यानी कि व्यक्तित्व विकास के लिए अध्यापक को बालक को प्रेरणा देना, ऐसा गुरुदेव ने कहा था। जहां शिक्षा के उद्देश्य में सामाजिक विकास की बात करते हैं हम, तो सामाजिक विकास के लिए गुरुदेव ने व्यक्ति और समाज में भेद नहीं करते थे, यानी कि आध्यात्मिक पूर्णता से व्यक्ति सामाजिक विकास होता है। उनका मानना था कि जहां व्यक्ति में आध्यात्मिक, शारीरिक, बौद्धिक एवं नैतिक विकास के गुण हैं तो अवश्य ही उसमें सामाजिक विकास डेवलपमेंट होगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने शिक्षा योजना में सामूहिक कार्यों, जनसेवा को सबसे अधिक महत्व दिया था। गुरुदेव को आर्थिक कुशलता प्रदान करने के लिए उद्योग और शिक्षा पर सदैव उन्होंने बल दिया। उन्होंने शांति निकेतन में भी शिल्प कलाओं, हस्तकलाओं, कृषि को महत्वपूर्ण स्थान दिया था। उन्होंने सामाजिक विकास के कार्यों के लिए अपने आश्रम शांति निकेतन में इन सामाजिक कार्यों पर विशेष रूप से स्थान दे करके बालक के विकास के लिए अपना योगदान दिया था। जहां नेशनलिटी की बात की जाए, राष्ट्रीयता की बात की जाती है, तो सदैव गुरुदेव में राष्ट्रीयता की भावना कूट कर भरी थी और उन्होंने कहा कि बच्चे में राष्ट्रीयता का विकास होना बहुत आवश्यक है। उन्होंने अपने साहित्य से भारतवासियों को काफी कुछ अनुभूत करवाया था कि सब एक हैं और शिक्षा ही सबसे बड़ा योगदान है, ऐसा गुरुदेव ने कहा था। और साथ ही हम बात करते हैं नेशनलिटी के बाद में अंतर्राष्ट्रीय विकास की, तो गुरुदेव मानवतावादी व्यक्ति थे, अतः उनका कहना था कि हम सब ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर के द्वारा हमें जन्म प्राप्त हुआ है, तो हमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना को अपनाना चाहिए तथा हमारी सभ्यता और संस्कृति में कोई भेद नहीं है। चाहे हम भौतिकवादी में अलग हो सकते हैं, परंतु हमारी सभ्यता एवं संस्कृति एक है, अतः हमें इस एक भावना से, अंतर्राष्ट्रीयता की भावना से कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि हमारी विविधता में एकता है और शांति निकेतन में उन्होंने इसी विचारधारा को फैलाने का कार्य किया था। गुरुदेव ने अंतर्राष्ट्रीय समाज और अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति के निर्माण के प्रणेता कहा जाता है। इसीलिए गुरुदेव को अंतर्राष्ट्रीय समाज और अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति के निर्माण के एक पुरोधा और प्रणेता कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बात हम जब शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ण हो चुकी है तो हम अब बात करते हैं पाठ्यचर्या की। तो पाठ्यचर्या में गुरुदेव ने काफी कुछ विस्तृत रूप से चर्चा की है। तो पाठ्यचर्या में बात करते हैं, टैगोर ने इसको बनाने में अनेक परामर्श और सुझाव शिक्षाविदों को समय समय पर दिया है। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए,
इसके लिए शांति निकेतन में उन्होंने एक मूर्त रूप प्रदान किया था और क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम पर विशेष जोर दिया था। उनके अनुसार विषय भाषा, साहित्य, भूगोल, प्रकृति का अध्ययन और विज्ञान आदि होने चाहिए। ऐसे विषय हों जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो तथा उन्होंने क्रियाओं के ऊपर भी काफ़ी कुछ जोर दिया था, चाहे वो कृषि कार्य हो, चाहे वो बागवानी हो, चाहे वो क्षेत्रीय अध्ययन हो, ड्राइंग का, चित्रकला का कार्य हो, चाहे वो भ्रमण का हो और मौलिक रचनाओं का भी हो और विभिन्न वस्तुओं का संग्रहण, प्रयोगशाला कार्य और नाटक करना, संगीत, नृत्य आदि सभी क्रियाओं को पर गुरुदेव ने समय समय पर हमें अवगत कराया था। और उसके साथ भी उन्होंने बताया कि खेलकूद जैसी क्रियाएं, समाज सेवा, छात्र अनुशासन आदि के ऊपर भी गुरुदेव ने समय समय पर अपने ग्रंथों, रचनाओं और नाटकों के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया था। आज तो विश्व भारती की पाठ्यक्रमता इतनी विस्तृत है कि उनको नहीं कर सके, परंतु गुरुदेव ने तकनीकी शिक्षा के ऊपर भी अपना जोर दिया था। साथ ही हम बात करते हैं शिक्षण विधि की, तो शिक्षण विधि पर भी रविंद्रनाथ जी ने काफ़ी कुछ बल दिया है। ऐसी शिक्षण विधि हो जिससे उसकी बालकों को समय समय पर पुस्तकीय ज्ञान के अलावा दूसरे सीखने के अवसर प्रदान कर सकें और साथ ही भ्रमण के द्वारा और करके सीखने की विधि और प्रभावशाली शिक्षण हो जिससे जीवन में उसका विकास हो सके। यानी कि नैतिकता के विकास के साथ साथ में शिक्षण विधि ऐसी हो जो अपने ज्ञानेंद्रियों को भी बल कर सके और भौतिक जगत में विद्यार्थी उसका लाभ प्राप्त कर सके। शिक्षण कार्य भी इतना विवेकपूर्ण हो और अच्छा हो जिससे बालक में लाभकारी हो और बालक कुछ उससे सीखे। यही ऐसा ही शिक्षण कार्य प्रभावी होना चाहिए। डॉक्टर टैगोर ने शिक्षण कार्य की दृष्टि से उत्तम शिक्षण वही है जिसमें सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार हो, प्रेमपूर्ण व्यवहार हो तथा शिक्षण कार्य जो हो वो मातृभाषा में हो और मातृभाषा में सदैव किया गया शिक्षण कार्य प्रभावी रहा था, ऐसा रविंद्रनाथ जी ने कहा था। साथ ही वह कला के प्रेमी तो थे ही थे और कला के प्रेमी के कारण टैगोर साहित्यकार के साथ में कवि, नाटककार और संगीत थे। अतः उन्होंने केंद्र की शिक्षा को सरल एवं सुलभ बनाने के लिए शांति निकेतन में ललित कलाएं, चाहे वो बागवानी हो, चाहे प्रकृति का अवलोकन हो, कला के अनेक शिक्षण केंद्र बनाए जिससे इन कलाओं के माध्यम से बालक सीख सकता है। सबसे अधिक उन्होंने जिस बात पर बल दिया था वो है डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन। अनुशासन पर गुरुदेव ने स्वीकार करते हुए कहा है और साथ ही ऐसा वातावरण अध्यापक तैयार करे जिससे बालक में एक अनुशासन का विकास हो। वे सामाजिक वातावरण हो, चाहे वो पर्यावरण का हो। आदर्श अध्यापक प्रेम पूर्वक, सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करे और साहित्य का सृजन करके ऐसे साहित्य पर बल देवे जिससे बालक में अनुशासन तैयार हो। शिक्षक और शिक्षार्थियों के विषय में सदैव गुरु व देव आदर्शवादी विचारधारा को मानते थे। अतः उन्होंने कहा कि क्षेत्र का शिक्षक जो है वह ज्ञान से परिपूर्ण हो, संयमी हो तथा एक आदर्श प्रस्तुत करे। अतः जो आदर्श शिक्षक होता है अपने बालकों में भी नए आदर्श का विकास कर सके। अध्यापक अगर चरित्रवान होगा तो उसके आचरण बालक अपने आप करेगा और बालक में चरित्रवान अपने आप विकास होगा, ऐसा गुरुदेव का मानना था। उन्होंने कहा था कि बालक देवीय प्रकाश होता है और अध्यापक उस प्रकाश को माध्यम रूप में कार्य करता है। एक कुशल अध्यापक ही बालक को व्यवहार एवं सहानुभूति का विकास करता है। गुरुदेव चाहते थे कि शिक्षार्थी ब्रह्मचर्य का पालन करे। अगर वह ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है
तो उसको मन कर्म वचन शुद्ध होगा, अतः वो नित्य कर्म से निवृत्त हो जाना चाहिए और आज्ञा पालन करना चाहिए। ऐसा गुरुदेव का मानना था कि अगर शिक्षार्थी ब्रह्मचर्य के साथ में रहकर के अगर शिक्षा प्राप्त करता है तो न केवल अपने शिष्यों को और अपने परिजनों को इसका विकास करेगा, बल्कि स्वयं भी उसके विकास होगा। और बच्चों का स्वाभाविक विकास पर उन्होंने सदैव बल दिया था और नवीन मान्यताओं पर गुरुदेव ने अनेक रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित किया था। गुरुदेव की विचारधाराएं जो थी वह विचारधाराएं तत्कालीन शिक्षण बिंदु प्रणाली की कटु आलोचनाएं कर रही थी। जो आज की वर्तमान शिक्षा प्रणाली में उन्होंने खूब आलोचनाएं की थी। उन्होंने विदेशी और पुस्तकीय अनुप्रयुक्त कहा था तथा शिक्षा में भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत होना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। सदैव उनने भारतीय शिक्षा के ऊपर काफी कुछ महत्व दिया है, चाहे वह ललित कला की हो, चाहे वह संगीत कला की हो, चाहे वह अभिनय कला की हो, चाहे वो मानवतावादी विचारधारा को ध्यान में रख करके उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विकास की ओर कदम बढ़ाए थे। उन्होंने प्रेम सार्वभौमिकता का पाठ पढ़ाया है तथा उच्च मौलिक शिक्षकों को मौलिक मूल्यों को स्वीकार किया है। टैगोर का सम्मान एक महान कवि के रूप में होता था, साथ ही गीतांजलि जैसी रचयिता के लिए वह नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, ऐसा हम चाहकर भी अपनी भूल नहीं सकते। आज गुरुदेव का योगदान महान शिक्षाविदों में की जाती है और एक शिक्षा शास्त्री के साथ साथ में वह आदर्शवादी एवं अनेक विचारधाराओं से परिपूर्ण थे। शांति निकेतन जहाँ गुरुदेव ने अपनी शिक्षा देने का कार्य किया था, वह शांति निकेतन कलकत्ता से उत्तर पश्चिम की ओर लगभग 100 मील दूर है, जो बोलपुर स्टेशन के पास है। इसकी स्थापना उनके गुरुदेव के पिता महर्षि देवनाथ ने की थी, जो ब्रह्म समाजी थे, जिन्होंने अपनी साधना और शांत स्थान की खोज की थी। उस समय उस स्थान पर अनेक आम्र वृक्षों की छटा निराले थी। यहाँ पर अपार शांति के कारण ही इसका नाम शांति निकेतन पड़ा। टैगोर 11 वर्ष की अवस्था में अपने पिता के साथ में शांतिवन चले गए थे। वहाँ उन्होंने प्रथम अनुभूति के विषय में वह लिखे करे और बाल्यकाल में उन्होंने सुयोग नहीं मिला और मेरा जीवन नितांत अपूर्ण रहा था, ऐसा उन्होंने कहा था। बालक रविंद्र में ध्यान और अपनी ओर आकर्षित करने की कला निपुण थे। टैगोर अपनी जिम्मेदारी के लिए गांव जाते थे, जहां उन्होंने ग्रामीणों को पीड़ा को देखा और अनुभूत किया था। मानवता के लिए उन्होंने हृदय विकाल रूप से 1901 में जब शांति निकेतन में एक विद्यालय की नींव रखी, जहां पर प्रारंभिक अवस्था में केवल 5 विद्यार्थी थे। उन 5 विद्यार्थियों को लेकर के उन्होंने वहां पर विद्यालय खोला। टैगोर की शिक्षा की बात करें तो उन्होंने अनेक रूप से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया और आदर्शवादी विचारधाराओं से ओतप्रोत थे। वास्तविक में शिक्षा और दर्शन की बात करें तो उनका अभूतपूर्व योगदान नहीं भुला जा सकता और साथ ही उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया। गुरुदेव ने शिक्षा के निर्माण के लिए भारत जैसे विशाल धनी जनसंख्या वाले देश में प्राकृतिक एवं सौम्य की गोद में एक नए विद्यालय शिक्षा निकेतन की स्थापना करके शिक्षा का एक अलग इस भारत समाज में जगाया था। हम आज इतनी ही चर्चा परिचर्चा करेंगे, कल वापस पुनः दूसरे विचारधाराओं से ओतप्रोत, जहाँ विदेशी विचारधाराओं से ओतप्रोत शिक्षाविदों की चर्चा करेंगे। हम चाहकर भी रविंद्रनाथ टैगोर के भारतीय शिक्षा पे योगदान को नहीं भुला सकते। ऐसे महान शिक्षाविद का भारत की पावन भूमि पर पैदा होना हमारे लिए गौरव की बात है और भारतीय शिक्षा के लिए भी गौरव की बात है। जितना रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत की शिक्षा के लिए दिया, इतना ही शायद किसी ने दिया होगा। चाहे वो अपने बाल्यावस्था की प्रारंभिक शिक्षा उनकी
काफ़ी कठिन महसूस की हो, जो उन्होंने कठिनाई महसूस की, वह चाहते थे कि भारतीय बालकों को ऐसी कठिनाई महसूस नहीं हो। आज इस आदर्शवादी विचारधारा वाले इस महान सम्मान के लिए इतना ही। कल पुनः वापस हम मिलते हैं दूसरी विचारधाराओं में, दूसरी शिक्षाविदों के बारे में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।